नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पाठ्यक्रम में तीसरा पॉइंट जो लगा हुआ है, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि हम आपके सलाह के अनुसार अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। हमें हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार कैसे तैयार करने चाहिए, इस पर कुछ गाइडेंस की जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने JNU के हिंदी सिलेबस पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। इसके पहले भी कुछ वीडियोज आई हुई हैं, जिनके लिंक को इस वीडियो के नीचे हम दे देंगे। सही बात यह है कि जब हम हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की चर्चा करते हैं और उनके रचनाकारों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग कई बार बंद हो जाता है कि किसको छोड़ा जाए और किसको पढ़ा जाए। फिर भी बीच का रास्ता निकालते हुए हमें कुछ न कुछ रचनाकारों को और रचनाओं को विधिवत तरीके से परीक्षाओं में पढ़कर जाना चाहिए, जिस पर कि हम विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी CUET की परीक्षा की तैयारी गंभीरता के साथ करना शुरू कर दिए होंगे और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर भी जुड़कर इसका लाभ आप उठा सकेंगे। अब जो भी वीडियोज आएंगी वो आपकी नवीनता के दृष्टिकोण से आएंगी। हमने इसके पहले 2023 और 2022 में जो भी एग्जाम हुए थे उनकी तैयारी की थी, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम पर डे मॉर्निंग में, इवनिंग में कुछ न कुछ मैटर्स देते हैं और इसी उम्मीद से देते हैं कि मेरे इस चैनल के नाम से आप एक नोटबुक बनाएंगे और जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे उस पर आप तैयार करते जाएंगे, जिससे कि परीक्षा के आखिरी दिनों में वो नोट्स आपके लिए काफी मददगार हो। तो इसी उम्मीद से मैं जुड़ा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे न कोर्स पर कभी आपको विशेष छूट दी जाती है, न कोई ऑफर आता है। ये कोर्स आप ही का है, यही मानकर आपको चलना है, ठीक है। आप इसका जितना दोहन करेंगे, जितना उपभोग करेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब होते जाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि अगर हमें विविध विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना पढ़ना हो तो हमें किन किन लेखकों को पढ़ना चाहिए और उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से 5 विधाओं की चर्चा आपके सिलेबस में की गई है। जो प्रमुख विधाएं हैं 5 हैं: उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना। इसी में एक टॉपिक और दे दिया गया है, अन्य गद्य विधाएं। तो ये अलग से मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी मैं बात करूंगा कि किन किन कहानियों को आपको ध्यान में रखना है, नाटकों को ध्यान में रखना है, निबंधों को ध्यान में रखना है, आलोचना और उपन्यास। तो बारीकी से इसको समझिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर आप हिंदी कहानी का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप खुद के सेल्फ स्टडी से संबंधित किताब रखे हों या फिर कोई वन लाइनर किताब रखे हो, तो पढ़ते वक्त आप सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कि हिंदी कहानी की शुरुआत कब से होती है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको किस तरीके से विभाजित करके सरलता के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप देखेंगे। क्योंकि हिंदी कहानी में भी बड़ा वेरिएशन आता रहा। शुरुआती दौर में कहानियां समाज सुधार के दृष्टिकोण से लिखी गई, उपदेश परक लिखी गई, कई जगहों पर चमत्कारिक ढंग की कहानियां भी लिखी गई। बाद में ये कहानियां आदर्शवादी ढंग से लिखी जाने लगी जब प्रेमचंद आए। फिर आदर्शमुख यथार्थवादी कहानियां लिखी जाने लगी। यथार्थवादी कहानियां, मनोविश्लेषणात्मक कहानियां, आंचलिक कहानियां, ग्राम और शहर को आधार बनाते हुए कहानियां लिखी गई, विभाजन पर आधारित कहानियां। फिर आगे चलकर विमर्शों से सारी कहानियां जुड़ जाती हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, और लगातार अलग अलग सामाजिक संबंधों से आधारित कहानियां लिखी जा रही। तो यानी आप देखेंगे हिंदी कहानी का उद्भव समझने के बाद विकास को समझना काफी जरूरी है कि ये कहां तक इसको हम फैलाकर देख सकते हैं। तो अमूमन आप देखते हैं कि रचनाएं कई बार परीक्षा में नई भी पूछ ली जाती हैं, और UGC नेट की के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर लिखा गया कि सन 2000 ईस्वी के आसपास की रचनाओं को पूछा जाएगा। तो हमें 2000 तक ईस्वी की जितनी भी रचनाएं उनको गंभीरता से तो
देखनी ही है, पढ़नी ही है। लेकिन हमें जो समकालीन साहित्य में घटनाएं घट रही हैं, नई रचनाएं लिखी जा रही हैं और वो पाठकों के बीच में चर्चा के केंद्र में है, तो उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है हिंदी कहानी की मुख्य प्रवृत्तियां। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में कहानी अलग ढंग की थी, फिर प्रेमचंद युग में कहानी अलग ढंग से आई, उनके बाद की जो कहानी थी वो अलग थी, फिर धीरे धीरे कहानी का विस्तार भी जाता रहा। और आप देखेंगे कि कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें कि आंदोलन भी हुए थे। अब मेरे इशारे को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किधर आपको ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, नई कहानी आंदोलन की जब शुरुआत हुई, इसके बाद लगातार 5 साल 6 साल के बाद छोटे छोटे कहानी आंदोलन हुए। वहां से सवाल बनते हैं कि किस कहानी आंदोलन के कौन प्रवर्तक हैं, कौन शामिल हैं, ठीक है, कौन पत्रिका जुड़ी हुई है। तो इन सारी चीजों पर हमने इस चैनल पर पहले भी बात कर दी है। मैं बता दे रहा हूं ताकि आप ऐसी वीडियो को आप सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो किताब है, उस किताब को पढ़ते वक्त कहानी आंदोलन को विधिवत तरीके से पढ़िए। यहां से हर साल कुछ न कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो मुख्य प्रवृत्तियों के साथ साथ कहानी आंदोलन को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात आती है कि हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियां कौन कौन सी हैं, उनकी विषय वस्तु क्या रही है। पात्रों से संबंधित भी सवाल पूछे जाते तो उनको भी एक तरीके से कुल मिलाकर आलोचनात्मक अध्ययन आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। अब क्योंकि सवाल थोड़े अलग ढंग से पूछे जा रहे हैं, पहले सीधे सीधे सवाल पूछे जाते थे, अब वही सवाल घुमाकर पूछे जा रहे हैं और थोड़ा उनकी जो पूछने की प्रवृत्ति अब आ रही है वो 2 लाइन 3 लाइन की हो रही है। मतलब कि एक ही प्रश्न में कई और प्रश्नों को शामिल करके एक स्टोरी टाइप का बनाकर सवाल पूछा जा रहा है। और थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए कुछ शुरू में पॉइंट दे दिए जा रहे हैं, फिर कूट पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें हर एंगल से तैयार होके जाना है। अगर हम बात करें कि कुछ जो प्रमुख कहानीकार हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और ये सभी कहानियां अलग अलग दृष्टिकोणों से लिखी गई हैं। कुछ किसान जीवन पर आधारित हैं, स्त्री जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है, दलित जीवन पर आधारित कहानियां लिखा इन्होंने, मध्यवर्गीय जीवन पर, हर एंगल से कहानी लिखी है। तो प्रेमचंद की कहानियां जितना अधिक से अधिक पढ़ लेंगे, और पढ़ने का मतलब कि आपके यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियां, कम से कम उनको आपको एक नजर जरूर देख कर जाना। जैसे कफन कहानी हो गई, सदगति, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, ठीक है, इस तरीके से जो कहानियां हैं इनको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। जैसे कि एक कहानी है, आप देखेंगे कि बड़े घर की बहू, ठीक है, बूढ़ी काकी, अलग अलग ढंग की कहानियां हैं। कहने का मतलब ये है कि एकदम से आप डिफरेंट तरीके की कहानी प्रेमचंद की मत खोजना शुरू कीजिए। जो चर्चित है, कम से कम उनकी विषय वस्तु और उनके पात्रों से आप जरूर परिचित रहिए। जैसे एक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है जिसमें कि एक मुस्लिम पात्र है, छोटा बच्चा, जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। उस कहानी को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यूजीसी नेट के सिलेबस को आप अपने पैरेलल जरूर लेकर चलिए। दूसरे कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें गुलेरी जी से रिलेटेड आपको सवाल ना आए। लिखने के लिए जहां प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी और उसमें से उसने कहा था कहानी काफी फेमस रही है। तो इस कहानी का पूरा आपको आलोचनात्मक अध्ययन समझ में आना चाहिए। अच्छे से आपको कहानी की विषय वस्तु, उसके पात्रों के बारे में, किस पृष्ठभूमि में लिखी गई है, किस शैली की है, एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगले कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आप देखेंगे कि प्रेमचंद गुलेरी जी से अलग ढंग के कहानीकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार के तौर पर इनको जाना जाता है। यानी कि पुरुष होते हुए स्त्रियों के मन में कौन सी गुत्थियां चल रही हैं, इसका मूल्यांकन उन्हें फ्रायड के सिद्धांत के आधार पर करने का प्रयास किया। तो जैनेन्द्र की कहानियां भी काफी फेमस रही, इसलिए जैनेन्द्र को ध्यान में रखना है। यशपाल, यशपाल की कहानी अलग प्रवृत्ति की है, प्रगतिशील प्रगतिवादी कहानी
कार के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, तो यशपाल की कहानियों को ध्यान में रखिए। अज्ञेय, अज्ञेय को आप कवि के तौर पर भी पढ़ते हैं, उपन्यासकार के तौर पर भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कहानीकार के रूप में पढ़ना है। तो अज्ञेय की जैसे कहानी है गैंग्रीन, काफी फेमस है। विपथगा, हम लोगों को पढ़ना था विपथगा जब हम जेएनयू में थे, तो अज्ञेय की कहानी पढ़नी थी। फणीश्वर नाथ रेणु, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेणु के नाम के बाद तुरंत आपके मन में आंचलिक कहानी आ जानी चाहिए कि आंचलिक कहानी की पृष्ठभूमि क्या है और फणीश्वर नाथ रेणु की कौन कौन सी कहानियां हैं। तो ढेर सारी कहानियां हैं, फिर भी तीसरी कसम कहानी से रिलेटेड लाल पान बेगम की कहानी जो है, इस तरीके की कहानियों को आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। अमरकांत, अमरकांत की कहानियां भी काफी फेमस रही हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टरी नाम की कहानी आपने पढ़ी होगी। दोपहर का भोजन, बहुत ही पाठकों में चर्चित कहानी रही है अमरकांत की, तो इस तरीके से अमरकांत को भी देखना है। निर्मल वर्मा की जब भी बात आएगी तो आप परिंदे कहानी को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और यहीं से जब नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है, और हिंदी में पहली नई कहानी किसको कहा जाए, हालांकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी कहानीकार या रचनाकार अपनी रचना करता है तो उसकी हर रचना उसके लिए नई होती है, लेकिन आलोचकों ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी माना। अब वो कौन आलोचक माने, मुझे ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। जो विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं या थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि जी बिल्कुल डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके आपको पढ़ते जाना है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगले कहानीकार है मोहन राकेश। मोहन राकेश की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जैसे मलबे का मालिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देश विभाजन को आधार बनाते हुए मोहन राकेश ने कुछ कहानियां लिखी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहन राकेश नाम आने के बाद जिस कहानी आंदोलन की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक नाम है उनमें से मोहन राकेश। मार्कंडे, संयोग से मैंने एमफिल मार्कंडे पर भी किया और एक पुस्तक भी लिखी, तो मार्कंडे ने भी ढेर सारी कहानियां लिखी हुई हैं, और इनको ग्रामीण परिवेश का कहानीकार अक्सर माना जाता है। हालांकि मार्कंडे ने शहरी जीवन पर भी आधारित कहानियां लिखी हैं, दलित जीवन पर भी आधारित कहानियां लिखी हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों में जो द्वंद्व है उसको लेकर भी कहानियां लिखी हुई हैं। तो मार्कंडे की कहानियों में जैसे गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, ये दो कहानियां काफी फेमस रही। इसके बाद जो कहानीकार हैं भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की भी बहुत सारी कहानियां फेमस रही हैं, तो इनको अभी आप ध्यान में रख सकते हैं। शेखर जोशी, जैसे आपने सुना होगा कोसी का घटवार, शेखर जोशी की काफी फेमस कहानी। ठीक है, ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। उषा प्रियंबदा, अगर स्त्री कहानीकारों की चर्चा की जाएगी तो उषा प्रियंबदा का नाम लिया जा सकता है प्रमुखता से। तो इनकी एक कहानी है, आप सुने होंगे वापसी, वापसी नाम की कहानी प्रियंबदा जी ने लिखा, उषा प्रियंबदा ने, जो कि वृद्ध विमर्श को केंद्र में रख कर लिखी गई है। ठीक है, और इसी तरीके से भीष्म साहनी की एक कहानी मुझे अभी याद आ गई, चीफ की दावत, काफी फेमस कहानी। इसके बाद जो नाम आ रहा है राजेंद्र यादव, जैसे मैंने आप मोहन राकेश की बात की वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो राजेंद्र यादव, इनका भी संबंध नई कहानी आंदोलन से रहा है। ठीक है ना, तो इनकी भी कहानियां, जैसे एक कहानी इनकी टूटना, ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद है, ये भी काफी फेमस कहानी है। स्त्री पुरुष को केंद्र में रखते हुए ढेर सारी कहानियां इनकी लिखी गई। रविंद्र कालिया की कहानी आपको ध्यान में रख सकते हैं आप। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी आपने पढ़ी होगी पिता नाम से। ठीक है, इनको ध्यान में रखिए। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह की कहानियां भी अच्छी रही हैं। और देखिए कई बार क्या होता है कि एक ही परिवार के जब एक से अधिक साहित्यकार होते हैं तो कुछ साहित्यकारों को मौका मिल जाता है पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए। पाठ्यक्रमों में भी शामिल होने की अपनी अलग राजनीति रही है, किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, लेकिन फिर भी काशीनाथ सिंह की काफी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। प्रतिनिधि कहानियों के तौर पर किताब आपको राजकमल प्रकाशन से मिल भी जाएगी। जैसे मुझे एक कहानी इनकी बैल नाम से कहानी
याद आ रही है, काफी अच्छी कहानी है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरी अगर महिला लेखिका की बात करें तो मन्नू भंडारी की कुछ कहानियां हैं, जैसे कि यही सच है, आपने कहानी को पढ़ा होगा, इस पे फिल्म भी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने 18 कहानीकारों की चर्चा की है, और इसमें से कोई ऐसा कहानीकार नहीं होगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना नहीं होगा। हाँ, परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा उस परीक्षा के हिसाब से अपने माइंड को सेट करते हैं और फिर तैयारी में लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो ढेर सारे उसमें आपको कहानीकार मिल जाएंगे। फिर भी अगर चलनी से अगर चाला जाए, उसको अलग किया जाए, तो ये प्रमुख कहानीकार 18 आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से अगर मान लीजिए 10 से भी सवाल आ जाता है तो आपके 10 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही होने के चांसेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 75 प्रश्न हैं, ठीक है, तो इस रणनीति के हिसाब से भी हमें देखना है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं कि हिंदी कहानी से रिलेटेड कुछ आलोचनात्मक किताबें भी हैं और कुछ पाठ्य पुस्तकें भी हैं। जैसे एक किताब का नाम दिया गया 23 हिंदी कहानियां, जिसके संपादक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसमें 23 कहानियों को संकलित किया गया। हिंदी कहानी संग्रह, भीष्म साहनी द्वारा यह कहानी संग्रह आया हुआ है, इसमें भी कई कहानियां हैं, ठीक है। उसकी भूमिका भीष्म साहनी ने लिखा है और बड़ी जबरदस्त तरीके की भूमिका है, जिससे कि जो मैंने ऊपर बताया आप सभी को यहाँ पर कि हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, किताब है कहानी, अनुभव और शील, पूर्वोदय प्रकाशन से। नामवर सिंह की बड़ी फेमस आलोचनात्मक किताब कहानी के क्षेत्र में, कहानी नई कहानी। देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन के रूप में भी पूछी जा सकती है, तो अगर आप धैर्य बनाकर वीडियो को देख रहे होंगे तो आप परीक्षा में जैसे ही देखेंगे तुरंत चहकते हुए इसका आंसर देंगे कि हमने पढ़ा है। नई कहानी, संवेदना और स्वरूप, राजेंद्र यादव की किताब। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन से जुड़ाव रहा है इनका, तो इन्होंने किताब लिखी नई कहानी, संवेदना और स्वरूप। एक कहानी की किताब है समकालीन कहानी, दिशा और दृष्टि, जिसके संपादक है धनंजय, यानी कि कहानी आलोचक के तौर पर है। मधुरेश की आपने किताब एक देखी होगी, हिंदी कहानी का विकास। मधुरेश एक ऐसे कथा आलोचक, मैं इनको मानूंगा, हैं जिन्होंने की अलग अलग विधाओं पर किताबें निकाली, कहानी, उपन्यास के इतिहास पर इन्होंने लिखा है। मार्कंडे की एक काफी अच्छी किताब कहानी की बात। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बस आप ध्यान में रख लीजिए। ऊपर की ये 2 किताबें आप चाहें तो देख सकते हैं। एक तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि हिंदी कहानी संग्रह, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये साहित्य अकादमी से प्रकाशित है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नामवर सिंह की किताब को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, और राजेंद्र यादव की किताब को भी देख सकते हैं। बाकियों को आप परीक्षा के लिए बस अपने दिमाग में रखिए कि अगर आ गया कि कहानी की बात किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, तो आप तुरंत बता दीजिए कि मार्कंडे की। हिंदी की पहली कहानी को लेकर काफी डिबेट है। आपने वन लाइनर किताबों में देखा होगा, एक जगह इकट्ठा करके दे दिया जाता है कि हिंदी की पहली कहानी शुक्ल जी ने किसको माना है, मधुरेश ने किसको माना है, गोपाल राय ने किसको माना है। 50 तरीके की यहाँ पर फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी की पहली कहानी को लेकर काफी डिबेट रहा है कि कौन सी हो सकती है, तो इस पर किताब लिखा देवेश ठाकुर ने। अब ये किताब उन विद्यार्थियों के लिए है जो कहानी के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, वो इसको खरीद सकते हैं। बाकी आप इसको बस याद कर लीजिए, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन अभी के लिए याद कर सकते हैं। इसके बाद है, आप देख रहे हैं कि देवी शंकर अवस्थी की किताब है नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। देवी शंकर अवस्थी ने भी कहानी के क्षेत्र में, खासतौर से कहानी आलोचना के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया है, ठीक है ना, तो इनको ध्यान में रख सकते हैं। विजय मोहन सिंह की कहानी किताब है आज की हिंदी कहानी। बस आप इतना बस देखिए कि हिंदी कहानी आलोचना में कौन काम किया हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने गया हुआ था, तो मुझसे पूछ लिया गया कि हिंदी के 5 कहानी आलोचकों के नाम बताइए।
तो नॉर्मली हम आलोचकों के नाम तो जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, इन सबका तो नाम हम धड़ल्ले से ले लेते हैं। लेकिन जब विधागत आलोचकों की चर्चा की जाती है तब मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कहानी पर काम किए हुए थे, तो तैयार किए थे, तुरंत हमने जवाब दे दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन किसका करना है, कैसे करना है, ये सारी भी चीजें होती हैं। फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो विजय मोहन सिंह की जो किताब है आज की हिंदी कहानी, ठीक है। मधुरेश ने कहानी पे एक और किताब लिखी, नई कहानी पुनर्विचार। विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनके की हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पर हमने चर्चा की थी, इन्होंने कहानी आलोचना में भी काम किया है। कुछ कहानियां कुछ विचार, इसको आप याद कर सकते हैं। बलराज पांडे यहां पर दिया गया है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन की भूमिका, ठीक। इसी के साथ कुछ ऐसी किताबें यहाँ पर लगा दी गई हैं जो कि खुद जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, तो किताबें लग जाती हैं। तो देखिए, पूछे जाने की संभावना तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ कहानी विशेषांक हैं, जैसे कि वर्तमान साहित्य पत्रिका आपने सुना होगा, उसका विशेषांक आया। पहल नाम की पत्रिका है, और जैसे मैंने पहल का नाम लिया, आपके मन में आने लगा होगा कि किसने संपादन इसका किया था और कहाँ से निकलती थी, और उस कहानीकार का ऊपर नाम दिया गया है। बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, सही जगह जा रहे हैं। तो ये कुछ कहानी विशेषांक रहे, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आप सीयूईटी निकाल लेंगे और जेएनयू में, बीएचयू में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, तो आपका हौसला बुलंद रहेगा। तो आप पीजी करने के बाद सीधे सीधे नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे और पीएचडी करने जाएंगे, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके मन में आएगा कि मुझे कहानी क्षेत्र में काम करना है, तो इस पूरे इंडेक्स को आप देखकर उस हिसाब से किताबों को खरीद सकते हैं। बाकी तो हम हैं ही आपको बताने के लिए, बाकी और भी लोग आपको गाइडेंस कर सकते हैं। तो देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि हम कौन कौन सी कहानियां पढ़ें, किन किन कहानीकारों को पढ़ें। तो हमने बता दिया कि पढ़ने का तो कोई बहुत सीमित क्षेत्र नहीं है, जितना आप पढ़ें उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन मेन मेन चीज को भी पढ़ें तो ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि तमाम तथ्यों को अपने दिमाग में रखते हुए इन विशेष तथ्यों को अपने दिमाग में रखना है। तो कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।